हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो आज की हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हालांकि इससे पहले हमारे 10 से 12 लेक्चर्स जो हैं वो इंडियन पॉलिटी में हो चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर जो है इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको एम लक्ष्मीकांत के नोट्स देखने को मिलेंगे जो कि बुक से बनाए गए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी वीडियोस लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो पॉलिटी का शायद ही कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से बाहर कभी पूछा जा सकता है। बट 99.9% जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो है मेरे वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी है कि कुछ छूट जाए। जितना भी कुछ न्यूली मिला है उसको ऐड ऑन करें वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन हाई कोर्ट में रहेगा। कुल मिला के इंडिया की अगर बात की जाए 25 हाई कोर्ट्स जो है इंडिया में है, आपको याद रखनी है फिगर। और अगर हाई कोर्ट एक्ट की बात की जाए 1861 में जो है हाई कोर्ट एक्ट आया था। रेगुलेशन एक्ट जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो इनफोर्स हुआ था वो 1862 को हुआ था। और पहला हाई कोर्ट जो है आपका कलकत्ता में बने थे। याद रखेंगे 1862 के 3 हाई कोर्ट बने थे। एक कलकत्ता में बना था, एक बॉम्बे में बना था और तीसरा जो है आपका वो बना था आपका मद्रास में। और उसके बाद 1866 में आपका 4th हाई कोर्ट बना जो कि इलाहाबाद में बना। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता, सेकंड बॉम्बे, थर्ड मद्रास। और तीनों के तीनों हाई कोर्ट जो है 1862 में बने हैं, यानी 1862 में बने हैं। और 1866 में जो है 4th हाई कोर्ट बना है आपका जो कि इलाहाबाद का बना है। अब देखिए, अगर आप एम लक्ष्मीकांत पे डायरेक्टली चले जाते हैं तो ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये चीजें पता चलेंगी। अच्छा अच्छा भाई, ये हुआ था वैसा हुआ था। तो जो मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वीडियो को जरूर वॉच करिए। आप एम लक्ष्मीकांत में जाएं, पढ़ें, कोई इशू नहीं है। बट एक और वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आप जाते हैं तो बहुत आसानी से आपको सब कुछ चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। और सारा का सारा मटेरियल जो है इन वीडियोस में आपको मिल रहा है। उसी के साथ में बात करते हैं 1950 के बाद जो है हर एक स्टेट में जो है कॉरस्पॉन्डिंगली जो है हाई कोर्ट को बना दिया गया। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अपॉइंटमेंट जो है जजेस के, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, या फिर चीफ जस्टिस की भी अगर बात करें तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट करेगा और हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को भी जो है प्रेसिडेंट ही करता है। बट दो कंडीशंस यहाँ पे आ जाती हैं। अगर वो जजेस को अपॉइंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, माफ कीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा उस स्टेट का, उससे कंसल्ट करके जज को जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। अब जज को अपॉइंट करने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ में हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए वो डिपेंड करता है उस हाई कोर्ट के वर्कलोड का। उसी के साथ में इन केस ऑफ चीफ जस्टिस के केस की अगर बात की जाए तो अपॉइंटेड जो है वो अथॉरिटी फिर से प्रेसिडेंट रहती है। बट प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्ट करता है और साथ ही में गवर्नर से भी कंसल्ट करता है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें सीखने को मिली हैं कि हाई कोर्ट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट की अगर बात करें, इसके जज को जो है अपॉइंट करना हो तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा उसके साथ प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करता है और हाई कोर्ट के जज को किसी को अपॉइंट कर लेता है। और हाई कोर्ट का जज जो है वो वर्कलोड के अकॉर्डिंगली अपॉइंट होगा। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, इसका चीफ जस्टिस जो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। हालांकि प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी है। बट अदर जजेस की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद अदर जजेस को भी जो है अपॉइंट करते हैं। बट फाइनल अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज प्रेसाइडर। इस चीज का याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहती है जजेस और चीफ जस्टिस की। हालांकि इंडिया नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और जज बनने के लिए आपको जो है एटलीस्ट 10 ईयर का जो है सक्सेशन एडवोकेट जो है आप होने चाहिए हाई कोर्ट के, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं मिनिमम होना चाहिए हाई कोर्ट के एडवोकेट का। तो ही आप जो है जज अपॉइंट होंगे। याद रखिएगा, जज के लिए, नॉट फॉर योर चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बात करें, शुड हैव अ जुडिशियल ऑफिस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस के लिए आया कि 10 साल का जो है जुडिशियल ऑफिस आपका होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, तो ही जो है आप अपॉइंट हो सकते हैं चीफ जस्टिस और साथ में जज। नेक्स्ट बात करते हैं टेन्योर की बात करें अगर, तो 62 ईयर्स तक जो है यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है जो कि रिटायरिंग एज लिमिट है। अब मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं उसकी कितनी लिमिट है? 62 है, 63 है, 64 है या 65 है? ये ऑप्शन 4 दे दिए हैं, इसके आंसर दे दीजिएगा। हालांकि जो मॉक टेस्ट में आपके बाद में लूंगा, जो कि एमसीक्यूज आपको दूंगा इंडियन पॉलिटी में इन लेक्चर्स के खत्म होने के बाद, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कमेंट में आंसर जरूर बता दीजिएगा कितना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं जितने भी, तो उनकी जो है रिटायरिंग एज लिमिट क्या रहती है? हालांकि स्टेट की 62 मैंने आपको बता दी, तो सेंटर की अब आप बताइएगा। रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर हाई कोर्ट का जज होगा,
जब भी आपको रिजाइन करना है तो आपको किसको लिखना है, प्रेसिडेंट को लिखना है। तो भाई नौकरी तो कोई छोड़ेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंगली, मैं तो कभी ना छोड़ू, बट फिर भी जो है यहाँ पे अगर आपको रिजाइन करना है तो आपको प्रेसिडेंट को लिखना होगा। और प्रेसिडेंट हैव द अथॉरिटी टू रिमूव यू फ्रॉम योर ऑफिस, तो प्रेसिडेंट आपको जो है आपके ऑफिस से रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो कैसे कर सकता है, अगर आप जो है मिसबिहेवियर करते हैं, ठीक है, मिसबिहेवियर करते हैं, आप वायलेट करते हैं, अगर कौन क्या चीज वायलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो जो आपको है हटा दिया जा सकता है पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से। और 2/3 मेजोरिटी जो है होनी चाहिए, जो कि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी रहती है। नेक्स्ट बात करें यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग सभी जानते ही हैं। जो लोग सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीएससी को तो कभी नहीं भूलेंगे। तो यूपीएससी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो मेरे बर्थ वाले डे में हुई थी, हालांकि ईयर कुछ और था। तो 1/10/1926 में जो है आपकी यूपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो है यूपीएससी में आता है। हालांकि करंट चेयरमैन की अगर बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है अभी करंट चेयरमैन हैं, जो कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं अक्टूबर मंथ 2022 में, इस वक्त जो है करंट चेयरमैन मनोज सोनी है। उसके बाद अगर बाद में चेंज होते हैं तो आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इंडिया की, जो कि आईएएस, आईपीएस, एफकैट एंड अदर्स जो पोस्ट रहती हैं गेस्टेड, उनको जो है रिक्रूट करती है। नेक्स्ट बात करें मेंबर्स की, तो कुल मिला के जो मेंबर्स जो थे बिगनिंग में वो डिसाइड किए, सबसे पहले मेंबर जो है इसके डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। 9 से 10 मेंबर रहते हैं, मिनिमम 9 रहते हैं और मैक्सिमम जो है 10 रहते हैं। और जिसमें 9 मेंबर्स की अगर बात करें, एक जो है चेयरमैन होता है और 8 जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड बात क्या है कि जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है वो या तो 6 साल का टेन्योर कंप्लीट करेगा या फिर 65 ईयर्स की एज कंप्लीट करके रिटायर्ड हो जाएगा। सपोज करिए मेरी एज जो है वो 60 ईयर्स है और मैं यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता हूँ, तो 65 ईयर्स तक जो है मैं यहाँ पे सर्विस देके, यानी 5 साल की सर्विस देके रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो मुझे जो है सर्विस छोड़नी होगी। और उसके बाद अगर जो है मेरी एज सपोज करिए 50 ईयर्स है और मैं चेयरमैन हूँ, तो 56 ईयर्स तक जो है मैं यहाँ पे एज अ चेयरमैन वर्क करूंगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं और जो है अपना ट्रांसफर हो जाएगा मेरा, और किसी और जगह में जो जाके है मैं कुछ ना कुछ पोस्ट में रिकमेंडेड जो प्रेसिडेंट के थ्रू होगी उसमें वर्क करूंगा, अपनी सर्विसेज जो है वहां पे यूटिलाइज करूंगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चेयरमैन जो है वो फिर से एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं सेम पोस्ट के लिए। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो चेयरमैन की सीट के लिए जो है अपॉइंट हो सकते हैं, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, नॉट लाइक जेकेपीएससी। अदर स्टेट्स की जो पीएससी है उनके लिए भी जो है अपॉइंट हो सकते हैं, कौन से, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो रहेंगे। अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा, यानी अपॉइंटिंग भी प्रेसिडेंट करेगा, रेजिग्नेशन देना है तो ही प्रेसिडेंट को देना है, और अगर हटाना है उसके ऑफिस से तो भी वो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। बात करें टर्म्स की, 6 साल का टेन्योर मैंने आपको बता दिया, आइदर 65 ईयर्स एज, विच एवर विल कम फर्स्ट, जो इन दोनों में से पहले आएगी वो जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। बात करते हैं अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो फिर से सेम पोस्ट के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकता, बट बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है कुल मिला के 8 मेंबर्स होंगे, तो वो जो है रीअपॉइंट हो सकते हैं फिर से, ध्यान रखेंगे इतना, वो जो है रीअपॉइंट हो सकते हैं और चेयरमैन की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द चेयरमैन आर अ मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट ऑफिस, तो चेयरमैन जो फिर जो कोई भी मेंबर चेयरमैन जो है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता अपनी फिर से पोस्ट के लिए, और जो मेंबर होंगे वो भी उस ऑफिस के रीअपॉइंट नहीं हो सकते सेकंड टर्म, बट जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, मेंबर्स जो है वो फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ पीएससी, किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में, या फिर यूपीएससी के चेयरमैन, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, एस्टेब्लिश हुआ है 25 जनवरी 1950 को, आर्टिकल 324 में आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया। 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। पहले की अगर बात करें तो जो है बहुत सी चीजें मैंने आपको हर वीडियो में बताई हैं, बट आपको हर किसी वीडियो से नोट्स बनाने हैं अपने, उसके बाद ही आप जो है इन फ्यूचर में उस चीज को रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि हर बार आप मेरी वीडियो के लिए देखकर जो है रिवाइज नहीं कर पाएंगे, सो नोट्स जरूर बनाना बहुत जरूरी है। तो 3 मेंबरी कमेटी रहती है, एक चेयरमैन रहता है और 2 मेंबर रहते हैं। जो चेयरमैन होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और मेंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन के
कहलाते हैं पोस्ट में। करंट चेयरमैन की बात करें राजीव कुमार हैं, जो कि 12 मई 2022 से ऑनवर्ड्स जो है अभी चेयरमैन है। देखिए मैं अपने नोट्स जो है साथ साथ अपडेट करता हूं जब जब चेंज, तो आप लोगों को भी अपने नोट्स जो है साथ साथ अपडेट करने हैं। मेरी वीडियो से ही नहीं चले जाना है कि राजीव कुमार जो है वो चेयरमैन है, क्योंकि हो सकता है कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जो है चेंज हो जाता है और आप पुराने नोट्स जो है लेकर चलते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वहां पे गलत हो सकता है। तो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन जब ये नोट्स बनाए थे सुशील कुमार जी थे, और सुशील कुमार जी ने डीलिमिटेशन की है जे एंड के में। अब बताइए जे एंड के में डीलिमिटेशन की है, कितनी सीट्स जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है रिजर्व करी गई हैं, वो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 2020 में जो है डीलिमिटेशन हुई है। और उसी के साथ में कश्मीरी पंडित जो हैं उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, ये भी आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बट करंट चीफ जस्टिस जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, वो आपके राजीव कुमार है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू इंश्योर द फेयर इलेक्शन टू द कंट्री स्टेट लेजिस्लेटिव। तो इनका मेन काम क्या रहता है कि इलेक्शंस जो है वो फेयर तरीके से होने चाहिए, चाहे वो कंट्री में हो, किसी स्टेट में हो, या किसी के भी इलेक्शन हो, वो फेयर वे में होने चाहिए। टेन्योर जो है सेम यूपीएससी की तरह आपको देखने को मिलेगा, 6 साल, आइदर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और उसी के साथ बात करें अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या करते हैं, जितने अकाउंट्स फाइनेंशियली मैटर्स रहते हैं उनके जो है हेड रहते हैं। जी मैं आपको पहले यहाँ पे लिटिल बिट बता देता हूँ। ऑडिट आप नाम सुनते हैं कि ऑडिट होता है हर एक चीज का, तो ऑडिट के जो मेन हेड है वो हमारे CAG रहते हैं, जो कि कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल रहते हैं। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो कौन है बता दीजिए। JNK के LG गए थे CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो क्या ये चेंज हुए हैं या नहीं हुए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फंड की बात करें, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड जो है ये देखते हैं। हालांकि पूरा का पूरा जो है क्या सिनेरियो रहता है, मैं आपको यहाँ पे पूरा तो बता नहीं पाऊंगा वीडियो में, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि कंसोलिडेटेड फंड का हिसाब किताब और कंटीजेंसी फंड का हिसाब किताब रखते हैं। और जो स्टेट ने जितना भी खर्चा किया होता है उसकी रिपोर्ट फिर से स्टेट के पास जाती है कि ये हिसाब किताब जो है आपने पूरे साल में खर्चा किया है, तो इसकी जो है रिप्लाईज करिए। तो अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है तो वो जो है मैटर वहीं पे क्लियर हो जाता है, अदरवाइज इसको जो है स्टेट को क्लियर करना होता है। तो आगे बात करते हैं मेन पॉइंट्स पे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जी हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स की, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और गार्डियन होते हैं पब्लिक पर्स, यानी आपकी पब्लिक अकाउंट्स के गार्डियन होते हैं। और कंट्रोल द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द सेंटर्स एंड स्टेट। देखिए मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था किस तरह के फंड होते हैं। एक होता है कंटीजेंसी फंड, एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड, और एक होता है आपका पब्लिक फंड। तो इन फंड्स के जो हैं जो हेड रहते हैं और गार्डियन रहते हैं। पूरी की पूरी जो है स्ट्रीमलाइन कैसे चलनी है वो पूरा का पूरा जो है CAG देखते हैं। नेक्स्ट बात करें अपॉइंटेड रेजिग्नेशन और रिमूव जो है जो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा जितनी ऑडिट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, जो ऑडिट्स आपने नाम तो सुने ही होंगे, हर गवर्नमेंट ऑफिस में ऑडिट होते हैं, प्राइवेट में भी जो है ऑडिट होते हैं। तो इन तमाम ऑडिट के जो हेड हैं वो हमारे CAG रहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, और इनका 10 और 6 और 65 वाला फॉर्मूला याद रखना है। टर्म की बात करें 6-65 ऑलरेडी मैंने बता दिया, विच एवर इज अर्लियर। और ये पॉइंट जो है हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ड्यूटी की अगर बात करें, ही ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ होता है, खर्चा हुआ होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसका जो है ध्यान रखते हैं। और साथ ही में स्टेट्स का हो या सेंटर का हो, और साथ ही में कंटीजेंसी फंड जो रहेगा उसका भी जो है हिसाब किताब रहता है। और पब्लिक अकाउंट्स जो होते हैं उसका भी हिसाब किताब कौन रखता है, CAG रखते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो आप लोग ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं आपको सीधा अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो स्टेट के सबसे सीनियर जो है आपके एडवोकेट रहते हैं वो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, माफ कीजिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आते हैं, जो सीनियर लॉ ऑफिसर होते हैं। एडवोकेट नहीं कहेंगे, जो सीनियर लॉ ऑफिसर है आपकी स्टेट का वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहलाता है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी कंट्री का, वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। और हमारे इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। तो यानी क्लियरली बात करें तो ये सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा और एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और एडवोकेट जनरल जो है स्टेट के गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी रहते हैं, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी रहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि सेंटर और स्टेट रहते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, और ये जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। अपॉइंटमेंट, रिजाइन और रिमूव जो है इनको प्रेसिडेंट करता है, और यहाँ पे स्टेट पे जो है वो गवर्नर करता है, क्योंकि गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है स्टेट की। ड्यूटी की बात करें, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
फॉर लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल मैटर्स असाइंड बाय प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट द्वारा मैटर्स दिए जाते हैं उनके ऊपर जो है एडवाइस देते हैं, और स्टेट में जो गवर्नर द्वारा दिए जाते हैं और स्टेट के जो डिसीजन होते हैं उनके ऊपर जो है वो आपके स्टेट के जो सीनियर लॉ ऑफिसर हैं वो एडवाइस करते हैं। उसी समय बात करें अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है कि किसी भी मैटर के लिए जो है वो खुद अपीयर होते हैं केसेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में केसेस हो। और यहाँ पे स्टेट में क्या रहता है कि स्टेट के जो कोई भी मैटर रहेंगे उसके लिए जो है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे जो है ऑफिस में विजिट करते हैं हाई कोर्ट के, अगर किसी स्टेट का कोई ना कोई जो है अगर कोई मैटर है उसके बिहाफ में। और नेक्स्ट बात करें, डोंट हैव द राइट टू वोट इन एनीवेयर, तो ये जो है कहीं पे वोट नहीं कर सकते। और सेम इज द केस फॉर स्टेट के जो हमारे एडवोकेट जनरल रहते हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं पे भी वोट करने का राइट जो है वो नहीं रहता है। हालांकि एग्जांपल जो है मेजोरिटी वोटिंग की आप देख पाएंगे यहाँ पे। सो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, इसमें आपके मेजोरिटी टॉपिक्स जो हैं कवर हो चुके हैं। सो अब जो है इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो वीडियो रहेगी आपके एमसीक्यूज में। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक पंचायती राज जो है वो आपका टॉपिक छूट चुका है इंडियन पॉलिटी का, इसी का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब आप जो है एम लक्ष्मीकांत खोल के देख लीजिए, पूरे के पूरे टॉपिक आपको मैंने कवर कर लिए हैं इन 14 से 15 वीडियोस में। एम लक्ष्मीकांत खोल के देख लीजिए, चैप्टर्स देख लीजिए। आपका पंचायती राज बचा है और उसी के साथ में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बचा है। अब जो आप कमेंट करेंगे, अगर मुझे 100 कमेंट्स आते हैं वीडियो में कि पंचायती राज और म्युनिसिपल करना है तो ही मैं जो है ये 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। अदरवाइज जो है आपका मैं एमसीक्यूज टेस्ट जो है पॉलिटी का वो स्टार्ट कर दूंगा एक वीडियो में, और उसके बाद हम जियोग्राफी में आ जाएंगे जो कि इंडिया और वर्ल्ड की रहने वाली है। तो फिलहाल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।